दोस्तों, मेरी बेटी फौत हुई तो गुस्ल के वक्त उसकी टांगों पर एक सांप आकर बैठ गया। कोई औरत भी उसे गुस्ल ना दे रही थी। जब उसकी मैयत में से बदबू आना शुरू हुई तो सब लोग मेरी बेटी को अकेला छोड़कर भाग गए। तब मैंने सूरह बकरा की तलावत की और खुद मजबूर होकर बेटी को गुस्ल देने चला गया। मगर जैसे ही बेटी के चेहरे से कफन हटाया, मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी बेटी। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में अस्तगफार लिख दें। शुक्रिया। मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैं रोजाना फजर की नमाज के बाद एक सपारा पढ़ लिया करता था। ये मस्जिद हमारे इलाके में थी और इस मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैं अभी सपारा पढ़ ही रहा था कि मुझे बाहर से किसी आदमी के रोने की आवाजें आने लगी। आवाजें इस कदर ऊंची थीं कि मुझसे कुरान मजीद पढ़ा नहीं जा रहा था। वो जो कोई भी सिसक सिसक कर रो रहा था। मजबूर होकर मैंने कुरान मजीद की तलावत को खत्म किया और उठकर बाहर कब्रिस्तान में आ गया। सामने ही एक कब्र पर एक बुजुर्ग धाड़े मार मार कर रोए जा रहा था। मुझे लगा कि इस बुजुर्ग को मैंने कहीं देखा हुआ है। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो मुझे देखने लगा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे भी याद आ गया कि वो अंकल मंजूर थे। मैं उनकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गया। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए पूछा कि ये किसकी कब्र है। मुझे मालूम था कि अंकल मंजूर की बीवी का तो बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि वो किसकी कब्र पर बैठे हैं। और फिर अंकल की अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे जब उन्होंने बताया कि ये साइमा की कब्र है। ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं उनकी बेटी साइमा को भी जानता था। वो मुझसे कम उम्र लड़की थी, फिर उसका इंतकाल कैसे हो गया। साइमा 19 साल की लड़की थी, मगर वो कहते हैं जब किसी की मौत जहां लिखी हो आकर ही रहती है। साइमा भी शाहिद भरी जवानी में ही मौत की आगोश में चली गई थी। अब मुझे अंकल मंजूर के इस तरह रोने की वजह समझ आ रही थी। जवान बेटी की मौत ने उन्हें दिल बर्दाश्त कर दिया था। मैंने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया तो मेरा हाथ पकड़कर कब्रिस्तान के रास्तों को पार करने लगे। मैंने अंकल से पूछा कि साइमा का इंतकाल कैसे हुआ। साइमा की मौत की खबर ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। कौन सोच सकता है कि एक हंसती मुस्कुराती लड़की इस तरह जिंदगी हार सकती है। साइमा के अंदर तो जिंदगी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बहुत ही शरारती हुआ करती थी। अंकल एक गहरी सांस भरकर रह गए, फिर कहने लगे कि फुर्सत से घर आना, बैठकर बातें करेंगे, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। साइमा की मौत और तदफीन के पीछे भी एक राज है जो मैं कभी किसी को नहीं बता सका। लेकिन अब ये बोझ मुझे अंदर ही अंदर मारता है और मैं चाहता हूँ कि अपना दुख किसी के आगे बयान करूँ। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ। तुम तो जानते हो साइमा मेरी अकलौती बेटी थी। वो इस तरह मुझे छोड़ कर गई है कि मेरा घर वीरान हो गया है। मैं सारे वक्त अकेला रहता हूँ। मेरे घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम आओगे तो माजी की बातें दोहराएंगे। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही उनके घर में तशरीफ लाऊंगा। अलबत्ता मेरे जहन में बहुत से ख्यालात पैदा होने लगे थे कि साइमा की मौत के पीछे ऐसा कौन सा राज होगा जिसने वक्त से पहले ही अंकल को इस कदर निढाल और बूढ़ा कर दिया है। उन्हें उनकी गाड़ी में बिठाकर मैं खुद अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद मेरे 2 दिन बड़े ही मसरूफियात में गुजरे और फिर मुझे साइमा का ख्याल आया था। दरअसल मैंने और साइमा ने कुरान पाक की पढ़ाई एक ही मदरसे से शुरू की थी। हमारे मोहल्ले में लड़के और लड़कियों का मदरसा एक ही था। फिर बालग होने के बाद बैठने की जगह अलग हो जाया करती थी, इसलिए इब्तदा में हम दोनों बहुत अच्छे थे और फिर हम दोनों ही अलग अलग हो गए, मगर हम दोनों ने एक ही मदरसे से हिफ्ज किया था। साइमा से हमारी मोहल्लेदारी भी थी। साइमा की मेरी छोटी बहन से दोस्ती भी थी। वो दोनों हम उम्र थी
मदरसे में भी साथ ही बैठी थी और इसी निस्बत से मैं अंकल मंजूर को भी पहचानता था। मेरी बहन अक्सर मुझे ये कहकर छेड़ती थी कि बड़े होने के बाद वो साइमा को मेरी दुल्हन बनाएंगे। ये सुनकर मैं फौरन इनकार कर देता, क्योंकि साइमा की शरारतों से तो सब ही तंग थे, लेकिन वो इस कदर अचानक इस दुनिया से चली जाएगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। हम लोगों ने काफी अरसा पहले ये मोहल्ला छोड़ दिया था। हम नई जगह शिफ्ट हो गए थे तो मेरी बहन का साइमा से ताल्लुक खत्म हो गया, इसलिए उसकी मौत की खबर भी शायद हमें न मिल सकी। जैसे ही मुझे अंकल याद आए, मैंने फौरन अपनी बहन को फोन करके साइमा की मौत की खबर सुनाई, तो वो भी हैरान रह गई। कितनी देर उसे यकीन ही नहीं आया। फिर वो कहने लगी कि भाई आप अंकल मंजूर के घर जरूर जाइएगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं शाम को ही उनकी तरफ जाऊंगा। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। मोहल्ले में दाखिल होते ही कुछ पुराने लोग मुझे नजर आने लगे। हर कोई मुझे जानता था, सब ही मेरा हाल पूछने लगे। मेरे बचपन का दोस्त फरीद भी मुझे पहचान कर मेरे पास आ गया। उससे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ अंकल मंजूर के घर जाने के लिए आया हूँ, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो आहिस्तगी से मेरे करीब आया और कहने लगा कि ये इतने सालों बाद तुमको अंकल मंजूर का ख्याल कैसे आ गया? कहीं तुम भी समीना के बारे में जानने के लिए तो नहीं आए? उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा और कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? वो धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा कि यहाँ तो पूरा मोहल्ला ही समीना के बारे में बातें करता है। कोई भी नहीं जानता कि समीना की अचानक मौत कैसे हो गई। सुना है उसको कोई गुस्ल देने को भी तैयार नहीं था। गुस्ल वाली औरतों ने साफ इनकार कर दिया था। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तुम भी तो यही पूछने के लिए नहीं आए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। मुझे अपने दोस्त की बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन मरहूम लड़की के बारे में इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं था। इसलिए मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहा कि नहीं, मुझे साइमा की मौत के बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैं तो बस अंकल से मिलने के लिए आया। मैंने सारी बात गोल मोल कर दी और अपने दोस्त से इजाजत लेकर अंकल के घर पहुंच गया। मुझे लगा था कि वो झूठ बोल रहा होगा या फिर बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा होगा। आजकल मरने वालों के पीछे इसी तरह की बातें होने लगती हैं। भला कोई भी गुस्ल देने वाली मैयत को गुस्ल देने से इनकार क्यों कर सकता है? मुझे दरवाजे पर देखकर अंकल बहुत खुश हुए। उनके उदास चेहरे पर रौनक आ गई। वो मुझे लेकर अंदर आए। कुछ देर हाल अहवाल पूछने के बाद वो खुद ही साइमा के बारे में बताने लगे और मैं उनकी बातें सुनकर दंग रह गया। अंकल ने बताया कि साइमा ने अपना हिफ्ज बहुत अच्छी तरह मुकम्मल कर लिया था और फिर वो घर जाकर लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देने लगी। अपने घर के हालात की वजह से ही उसने दूसरों के घरों में जाकर लड़कियों को तालीम देना शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक ही ना जाने क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा खामोश हो गई। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया, बस घर के कामों में मसरूफ रहती या फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती। उसके होते हुए भी घर में सन्नाटा होने लगा और इस बात को मैंने बहुत दफा महसूस भी किया। कई दफा साइमा से पूछा भी कि क्या बात है, तुम बहुत खामोश रहती हो, क्या कोई परेशानी है? वो हंसकर टाल देती और कहती कि कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं है। उसके सर पर माँ का साया नहीं था और बाप होने की वजह से मैं हर बात खुल कर भी नहीं पूछ सकता था। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज मेरे पास आबद साहब का फोन आया, जिनकी बेटी को साइमा कुरान पाक की तालीम देने के लिए जाया करती थी। वो कहने लगे कि कई दिन हो गए हैं साइमा हमारे घर नहीं आ रही। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम था साइमा तो रोज ही बच्चों को पढ़ाने के लिए पाबंदी से उनके घर जाया करती थी। मैंने आबद साहब से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दफ्तर से घर लौटा तो साइमा घर पर ही मौजूद थी और मुझे देखते ही चाय बनाकर मेरे पास आ गई। मुझे लगा जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने साइमा से पूछा कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, वो पाबंदी से सबके घर जाती है या नहीं? साइमा मुझसे कहने लगी कि वो पाबंदी से सब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। और ये सुनकर मैं चौंक उठा और मैंने फिर बातों बातों में आबद साहब की बेटी का भी पूछा। तब ही उसने कहा कि उसे भी रोजाना पढ़ाने जाती है। मुझे इस बात की हरगिज तवक्का नहीं थी कि मेरी बेटी कभी मुझसे झूठ बोलेगी। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था कि साइमा ने मुझसे झूठ आखिर क्यों बोला।
जबकि मैं जान गया था कि वो आबद साहब के घर नहीं जा रही। मैं चाहता तो उससे सीधे लफ्जों में पूछ सकता था कि वो झूठ क्यों कह रही है, मगर मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और ना ही कोई ऐसी बात करना चाहता था जिससे हम दोनों बाप बेटी के दरमियान दूरियां पैदा हों। उसकी माँ का बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था और मैंने ही उसकी जिंदगी में माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहता था कि अब उम्र के इस हिस्से में आकर वो अपनी माँ की कमी को महसूस करे या फिर उसका और मेरा रिश्ता खराब हो। वैसे भी उसके सिवा मेरा कोई था भी नहीं, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तजस्सुस और परेशानी में मुतला हो गया था कि आखिरकार साइमा को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आई। मैंने साइमा पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी बात उसमें नजर नहीं आई। फिर एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। साइमा मोहल्ले के किसी भी घर नहीं गई, बल्कि उसने मोहल्ले की हदूद को पार कर लिया था। मैंने साइमा को कभी भी दूर जाने की इजाजत नहीं दी। वो हमेशा मोहल्ले के घरों तक ही तालीम देती थी। फिर उस वक्त वो कहाँ जा रही थी, इस सोच ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। फिर मैंने देखा कि काफी दूर एक बड़े से घर में दाखिल हो गई। एक बार रुककर उसका इंतजार करने लगा। घंटे पर घंटा गुजरता गया, यहाँ तक कि तकरीबन 3 घंटे के बाद वो इस बंगले से निकली। वो वापस घर आ गई। इसका मतलब ये था कि वो मोहल्ले की किसी भी बच्ची को नहीं पढ़ा रही थी, और वो वहाँ क्यों गई थी मैं इस बात से वाकिफ नहीं था। मैंने सोचा कि मैं साइमा से साफ लफ्जों में बात करूंगा। मेरे पीछे आकर वो क्या कर रही है। मैं साइमा के पीछे ही घर में दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर परेशान हो गई और बोली कि बाबा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं। मैंने कहा, पहले तो तुम बताओ कि तुम कहाँ गई थी। पहले तो वो कुछ देर घबरा गई, फिर कहने लगी कि मैं बच्चों को पढ़ाने गई थी। मैंने सख्ती से कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मोहल्ले से दूर किसी बंगले पर गई थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए थे। उसके आंसू देखकर मैं नरम पड़ गया था। उससे पूछा कि बताओ तुम वहाँ क्यों गई थी, वो किसका घर है और जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। वो आहिस्ता से कहने लगी कि वो बंगले की कुछ बच्चियों को सपारा पढ़ाती है और वहां से उसे बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक ही जगह काम करने से उसे ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। वो कहने लगी कि अगर मैं आपको बताती तो आप इनकार कर देते। आपने मुझे कभी मोहल्ले से दूर जाने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए मैंने ये बात आपको नहीं बताई। साइमा की बात सुनकर मैं नाराज हुआ और कहा कि आइंदा मुझे बताए बगैर कोई काम मत करना। वो रोते हुए मेरे गले से लग गई। फिर मैं उस दिन के बाद से मैंने दोबारा साइमा पर ज्यादा रोक टोक नहीं की। उसके बंगले पर जाने पर भी एतराज नहीं किया। मैं उसे इतनी आजादी देना चाहता था ताकि वो अपने आप को कैद न करे या फिर उसे माँ की कमी का एहसास ना हो। मगर शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आंखें बंद करके अपनी बेटी की हर बात पर एतबार किया था, क्योंकि कुछ दिन ही गुजरे थे कि साइमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बुखार में तपने लगी, वो बिस्तर पर पड़ गई। वो ऐसी हालत में बच्चियों को पढ़ाने जाने की जिद करती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे घर में रोक कर रखा था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी और फिर एक दिन अचानक उसे बुखार में झटके लगने लगे और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो दम तोड़ गई। उसकी मौत ने मुझे हिला के रख दिया था। मैंने डॉक्टर को फोन करके बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया था, इसलिए झटके लगने से उसकी मौत हुई। मेरे लिए तो ये सदमा बहुत बड़ा था। बीवी के बाद बेटी भी मेरे जीने का वाहिद सहारा थी और अब वो भी चली गई। मुझे लग रहा था जैसे मुझ पर कयामत गुजर गई, लेकिन इसके बाद मुझे इतना बड़ा सदमा मिला कि मैं बयान नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वालों को साइमा के इंतकाल की खबर पहुंची तो सभी लोग हमारे घर में जमा होने लगे। मैंने कुछ मोहल्ले की खवातीन से कहा कि उसे गुस्ल देने वाली औरत का इंतजाम किया जाए, और फिर जब गुस्ल देने वाली औरत आई और साइमा को गुस्ल देना शुरू किया तो उसे न जाने क्या हुआ कि कुछ ही देर के बाद वो चीखती हुई बाहर आई और बोली कि वो साइमा को गुस्ल नहीं दे सकती। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और वापस चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने दूसरी औरत का इंतजाम करवाया। मोहल्ले की कुछ खवातीन उसके साथ शरीक हो गईं और साइमा को गुस्ल देने लगी, लेकिन वो भी चीखती हुई बाहर आईं और मुझे कहा कि साइमा की टांगों पर बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। वो सब खवातीन मेरे घर से भाग गई थीं। सब लोगों ने मेरी बेटी पर बातें करना शुरू कर दी थीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा घर खाली हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर जब मैंने देखा कि मेरी बेटी को कोई गुस्ल नहीं देना चाहता तो मैंने खुद ये फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को गुस्ल भी खुद दूंगा और उसकी तदफीन भी अकेले ही करूंगा।
मैंने साइमा को बहुत नाज से पाला था। उसकी जिंदगी का ये आखिरी सफर भी अपने हाथों से ही पूरा करने को तैयार था। मैं इस नीयत से अंदर जाने ही लगा था कि अचानक मेरी खाला मेरे घर आ गई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वो हाफिज़े कुरान और बहुत ही अल्लाह वाली थी। उन्होंने वहीं बैठकर सूरह बकरा पढ़ी और अकेले ही मेरी बेटी को गुस्ल देने के लिए अंदर चली गई। और फिर जब गुस्ल देने के बाद वो बाहर आई और जो बात उन्होंने मुझे बताई वो मेरे लिए बड़ी ही हैरान कुन थी। उन्हें मेरी बेटी की टांगों पर कोई सांप दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि सूरह बकरा की तिलावत करने की वजह से वो सांप वहां से भाग गया था। और उन्होंने मुझसे कहा था कि साइमा की गर्दन के पास एक खास किस्म का निशान था जो कि कादियानी होने की निशानी थी। लेकिन ये निशान मेरी बेटी की गर्दन पर कैसे आ गया? मेरी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थी, वो हाफिज़े कुरान थी, फिर वो कादियानी कैसे हो सकती है? खाला ने बताया कि इसके अलावा उसके पूरे जिस्म पर ऐसे निशानात भी हैं जैसे उस पर कोई जुल्म किया गया हो। खाला की बात पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खाला के गुस्ल देने के बाद मैंने अकेले ही उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया था। कोई भी मर्द उसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ था और सब मुझे बुरी निगाह से देखने लगे थे। परेशानी के वक्त हर कोई मेरा साथ छोड़ गया था। कोई भी मुझसे बात तक नहीं करता था और मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि यह सब कुछ कैसे हुआ था। पहले तो मैं ये सोचकर खामोश रहा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, वरना मेरी मरहूम बेटी की इज्जत दागदार हो जाएगी। लेकिन जब मुझसे ये बात बर्दाश्त न हुई तो मैंने अपने एक दोस्त का सहारा लिया। वो पुलिस वाला था। मैंने सारी बात उसे बताई तो उसने उस बड़े से बंगले वाले के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खुलते चले गए और पता चला कि पहले उन लोगों ने साइमा को लालच देकर अपने घर बुलाया और उसे कहा कि वो अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं। साइमा उनके झांसे में आ गई और सोचने लगी कि किसी तरह उसकी मेडिकल की तालीम के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। दरअसल वो डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो खुशी से उनके घर जाकर बच्चों को तालीम देने लगी। लेकिन दर हकीकत वो साइमा को अपने जाल में फंसा रहे थे। और फिर जब कुछ अरसे में उन्हें ये अंदाजा हुआ कि साइमा हाफिज़े कुरान है और वो उसे अपने अकीदे पर नहीं चला सकते, तो एक दिन उनके बेटे ने साइमा के साथ बंद कमरे में ज्यादती की और फिर उसे ब्लैकमेल किया तो उनके अकीदे में शामिल हो जाए, वरना सारे जमाने में बदनाम करके उसे रुसवा किया जाएगा। बेचारी साइमा जवान लड़की थी, वो खौफजदा हो गई थी, इज्जत के हाथों मजबूर हो गई थी। ऊपर से उसे मेरी तरफ से खौफ था कि कहीं उसकी बदनामी मेरी जान न ले ले, इसलिए वही सब कुछ करती गई जैसा वो लोग चाहते थे। उन्होंने उसे जबरदस्ती मरज़इयों का कलमा भी पढ़ाया और उसकी गर्दन पर अहमदी का एक खास निशान भी बनाया। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। उसे मालूम था कि वो गलत रास्ते पर चल रही है, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुटने लगी और शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। उसी बुखार में कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसने मेरी गोद में दम तोड़ा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी बेटी मुसलमान थी और इस्लाम की हालत में इस दुनिया से गई थी, क्योंकि वो दिल से कादियानी नहीं हुई थी। उस पर जुल्म करके उसे कादियानी बनाया गया था, मगर इस बात पर शायद दुनिया वाले कभी यकीन नहीं करते। बस इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अलबत्ता मेरी बेटी के मुजरम जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ये कहकर अंकल खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं उनका दर्द अच्छी तरह समझ सकता था, क्योंकि काफिरों ने बड़ी बेरहमी के साथ उनकी जवान बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और रही मोहल्ले वालों की बात, तो उन्होंने भी अंकल का जीना मुश्किल कर दिया था। सब अजीब सी नजरों से उन्हें देखते थे। कोई भी साइमा की मौत की वजह नहीं जानता था। मैंने अंकल को तसल्ली दी थी, क्योंकि अंकल का एक एक हर्फ सच्चा था और मेरी नजर में साइमा शहीद थी। अंकल मंजूर ने अपने आंसू पहुंचे और कहने लगे, मैंने अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है। मैं रोज अपनी बेटी की कब्र पर जाता हूँ और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों को देखता है और मेरी बेटी की नीयत बिल्कुल पाक और साफ थी। मेरी हाफिज़े कुरान बेटी तो बच्चों को दीन की तालीम देना चाहती थी। मैं काफी देर अंकल को तसल्ली देता रहा और फिर इजाजत लेकर अपने घर आ गया। रास्ते में यही सोच रहा था कि क्यों आज के दौर में मरज़ई इतने ताकतवर हो रहे हैं, क्यों कादियानी खुल्लम खुल्ला हम लोगों पर वार करने लगे हैं, क्या हमारा कानून कमजोर हो चुका है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और उनकी निगरानी करनी चाहिए। उनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो मन मर्जियां करने लगें और राह रास्त से हट जाएं। इस वाक़े से ये भी सबक मिलता है कि हमेशा अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करनी चाहिए। कम पैसे कमा लें लेकिन अच्छों के पास जाएं, बुरों के पास न जाएं, क्योंकि लालच बुरी बला होती है।
अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती है। और रही बात कादियानियों की, तो कादियानी पैसे देकर लोगों को खरीद लेते हैं। आज हमारी हुकूमत के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर कादियानी फाइज हैं जो कि कादियानियों की हमायत करते हैं और उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा जीत हक और सच की होती है। और दीन इस्लाम बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन इस्लाम का बोलबाला फरमाए और दुश्मनाने इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर दें। अल्लाह ताला हमें यहूदो निसारा कादियानियों और अहले कुफ्फार के शर से महफूज रखें। हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया की मगफरत फरमाए और इत्तेहाद और इत्तफाक नसीब फरमाए और उन्हें अपनी जिंदगी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें अहले कुफ्फार के खिलाफ जहाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।